हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा मानना है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम जो हैं अभी आपके नज़दीक हैं। तो आपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना एक टाइम टेबल बना रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम आज राजस्थान की ज्योग्राफी जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे रीट मेंस परीक्षा हो, चतुश्रेणी परीक्षा हो, सब में जो है राजस्थान की जो ज्योग्राफी है एक अपना महत्वपूर्ण वेटेज रखती है। उसी से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। राजस्थान की मृदा, सॉइल ऑफ राजस्थान की बात करेंगे अपन आज। राजस्थान की मृदा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। साथ के साथ जो है आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते जाएं क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनना परीक्षा में संभावित रहता है राजस्थान की मृदा की से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा होती क्या है। जो मृदा है वो लैटिन भाषा का जो शब्द है, लैटिन भाषा का जो शब्द है सोलम, इससे इसकी उत्पत्ति बताई गई है। और सोलम का अर्थ होता है फर्श। सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। तो अपन बात करें कि मृदा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो शब्द हैं सोलम से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है फर्श होता है। अपन अगर बात करें कि मृदा किसे कहते हैं तो एक परिभाषा अगर अपन दें तो भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से बनती है। मतलब असंगठित पदार्थों की परत, असंगठित पदार्थों की परत होती है ये। और किससे मिलकर बनती है ये? मूल चट्टानों से। किससे मिलकर बनेगी? मूल चट्टानों से। या फिर बनेगी जो वनस्पति जो पदार्थ है वनस्पति के योग से जो ऊपरी परत बनती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, उसे ही हम सॉइल कहते हैं। वापस इसे बात करेंगे, भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं या उसे हम सॉइल कहते हैं। भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो या तो मूल चट्टानों से बनती है या वनस्पति के जो जीवाश्म पदार्थ हैं उनके योग से बनती है, उसे हम मृदा कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन कि राजस्थान की जो मृदा है, राजस्थान की जो मिट्टी है उसे अपन क्या है, उसके उपजाऊपन के आधार पर या उसके रंग या गठन के आधार पर जो है हम हैं उसको 6 या 7 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंतर्गत क्या है? मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें मरुस्थलीय मृदा या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा होती है। उसके बाद जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसके अंतर्गत बात करें भूरी रेतीली मिट्टी होती है। और पर्वतीय जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। इस प्रकार जो है राजस्थान की जो मृदा है उसको उसके रंग के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे अपन मरुस्थलीय मृदा की बात कर सकते हैं, उसके बाद भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मृदा बात कर सकते हैं। लवणीय मृदा भी इस एक प्रकार का इसका पार्ट है, लवणीय मृदा है। उसके बाद बात करें अपन जैसे लाल लोमी मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी है। मध्यम काली प्रकार की मिट्टी है, मध्यम काली मृदा है जो कपास की कृषि के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लाल पीली मिट्टी है, लाल लोमी होगी, लाल पीली, लाल है पीली मिट्टी है। और जो हमारा हाड़ौती का पठार है वहां पर मध्यम काली मृदा पाई जाती है जिसके जो कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जलोढ़ जो मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है जो हमारे नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस प्रकार जो है हम राजस्थान की जो मृदा है उसको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि मरुस्थलीय मृदा जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है,
और जो नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी एकत्रित की जाती है वो पूर्वी मैदानी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार जो है अपन राजस्थान की मृदा के बारे में बात करेंगे, फिर अपन एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल, इस प्रकार के वर्गीकरण की बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन आता है। तो अपन बात करते हैं, देखिए आप लोग राजस्थान की मृदा से संबंधित बात करेंगे कि राजस्थान में मृदा एवं मृदा संरक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन, देखो मिट्टी का जो अध्ययन होता है, जो मिट्टी का अध्ययन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान के अंतर्गत, या विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत मृदा या मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन मृदा विज्ञान कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। याद रखना आप लोग कि मिट्टियों का जो अध्ययन होता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मिट्टियों का अध्ययन करते हैं उसे मृदा विज्ञान कहते हैं, या इसे अपन पेडोगोजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेडोगोजी या पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा विज्ञान उसे अपन कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर मिट्टियों का अध्ययन करते हैं उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। और मृदा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का जो शब्द है उसे सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। अभी मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद परिभाषा देखिए कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों से और वनस्पतियों के योग से बनती है उसे हम मृदा कहते हैं। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 का जो साल था हमारा, उसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और विश्व मृदा जो दिवस है वो हमें हर वर्ष जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2024 का जो मृदा दिवस था उसकी थीम क्या थी, मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। वापस रिपीट करूंगा मैं कि यूएनओ के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। और विश्व मृदा जो दिवस है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2024 का जो मृदा दिवस था उसकी जो थीम थी मृदा की देखभाल है, माप है, निगरानी और उसका प्रबंधन, इस प्रकार उसकी थीम रही है। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान की जो मिट्टियों पे ऊपर आते हैं अपन, उसका रंग है, संगठन, उसके उपजाऊपन के आधार पर अभी हमने आपसे संबंधित बात करी कि किस प्रकार जो है राजस्थान की जो मिट्टियां हैं वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं, उनका रंग किस प्रकार का होता है, उपजाऊपन के आधार पर किस किस प्रकार की होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैप के अंतर्गत, एक तो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, उसके बाद होता है भूरी रेतीली मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी होती है, और पर्वतीय जो क्षेत्रों के अंदर पाई जाएगी पर्वतीय मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा होती है। इस प्रकार जो है राजस्थान की जो मृदा है उसको अपन क्या करते हैं, अलग अलग भागों में रंग के आधार पर, उसके उपजाऊपन के आधार पर, जैसे मध्यम काली हाड़ोती पठार की मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी है, इस प्रकार जो है हम राजस्थान की जो मृदा है उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जो 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा होती है, इसके इस ओर तो जो अरावली जो श्रृंखला है, और इसके पूर्व पश्चिम की तरफ बात करें अपन, हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत तो मरुस्थलीय जो मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि रेत जो है हमारा थार का जो रेगिस्तान है उसका विस्तार इस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। अरावली वाला जो क्षेत्र है और ये जो हमारा पूर्वी मैदान है उसमें मिट्टी अलग पाई जाएगी। जो हाड़ोती का जो पठार है हमारा, उसके अंतर्गत जो लावा से निर्मित जो बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उनसे क्या है मध्यम काली जो मिट्टी बनती है, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि काली मिट्टी जो होती है थोड़ा सा उसमें पानी पड़ता है तो फूल जाती है, और जब कुछ समय पश्चात क्या होती है, जब उसकी नमी निकल जाती है, जो शुष्क होती है वो तड़की हुई नजर आती है, मतलब स्वतः ज्योति हुई मृदा भी इसे कहा जाता है, मध्यम काली मृदा को कहा जाता है। इसके बाद जैसे लाल पीली मिट्टी जो होती है हमारे दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है, जो मक्का की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार अपन बात करते हैं जो मरुस्थलीय मृदा होती है इसके अंदर देखो नाइट्रोजन वगैरह की, इनकी सबकी कमी होती है। राजस्थान की मृदा की सबसे बड़ी विशेषता यही है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की और जीवाश्म जो होता है ह्यूमरस की मात्रा कम पाई जाती है राजस्थान की मृदा के अंतर्गत, याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं अपन कि जो मरुस्थलीय जो मृदा होती है, रेतीली मृदा होती है, उसके अंतर्गत जो है कि जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, और पानी जो बिल्कुल भी नहीं रुकता है यहाँ पर। इसको भी अलग अलग भागों में बांटते हैं अपन, उसके बारे में बात करेंगे अपन, देखिए आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रेतीली मृदा, जिसे मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। रेतीली मृदा जिसे अपन क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मरुस्थलीय मिट्टी जो होगी वो हमारे संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान जो है हमारा, उसमें रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त होती है ये।
और ये वायु के प्रवाह के द्वारा जमा की गई होती है और हवाओं के द्वारा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये उड़कर स्थानांतरित होती रहती है। तो सबसे पहले मृदा बात करते हैं, रेतीली मृदा। आप देख रहे होंगे रेतीली जो मृदा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा भी या मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। जो हमारा पश्चिमी जो संपूर्ण राजस्थान है उसमें रेतीली मृदा और रेत के जो टीलों से युक्त होती है इस प्रकार की मिट्टी, ये वायु जो प्रवाह होता है उसके द्वारा जमा की गई होती है और हवाओं के साथ क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है। और ग्रेनाइट और जो बालू पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे उनका जब क्षरण होता है तो इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है, उसके आधार पर भी इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु दशाएं होती हैं वो इस प्रकार की मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। तो निर्माण की प्रक्रिया की बात करें, इसका निर्माण हाई टेम्परेचर और कम वर्षा और निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रेनाइट और जो बालू का पत्थर होता है उसके क्षरण से हुआ है। याद रखना आप लोग, ग्रेनाइट और जो बालू पत्थर हैं उसका धीरे धीरे क्षरण हुआ है, धीरे धीरे वो नष्ट हुआ है। किसके द्वारा, एक तो हाई टेम्परेचर हो गया है वहाँ पर और जो वर्षा होती है वर्षा की मात्रा कम हो गई, आर्द्रता भी कम होती जाती है, तो धीरे धीरे रासायनिक की जो रिएक्शन होती है उसके बीच में और ग्रेनाइट और बालू पत्थर धीरे धीरे टूटता जाता है और किसका निर्माण होता है, रेतीली मृदा का निर्माण होता है। टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तापांतर और भौतिक अपक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्माणक तत्व होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार पश्चिम राजस्थान की जो जलवायु होती है, जलवायु दशा में परिवर्तन के कारण भी रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि पश्चिमी जो रेगिस्तान है वहाँ पर हाई टेम्परेचर पाया जाता है, वर्षा की विषमता पाई जाती है, तो इस प्रकार की जो वहाँ की जलवायु जो दशाएं होती हैं वो भी इस मिट्टी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी होती हैं। इंपॉर्टेंट बात देखो, इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम होती है और लवणता अधिक पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि लवणता जो होती है वो अधिक पाई जाती है और जल धारण जो क्षमता होती है वह कम पाई जाती है। अभी बताया था मैंने आपको कि जो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है उसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है और इसमें पोषक तत्वों की भी कमी पाई जाती है और लवणता क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। अगर अपन बात करें कि जो रेगिस्तान वाली जो मिट्टी होती है, पश्चिमी रेगिस्तान वाली, उसमें पीएच जो मान होता है उसका ज़्यादा होता है। अपन को पता है कि याद है आप लोगों को कि अगर पीएच स्केल की बात करें तो जो पीएच होता है अगर पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम होता हो, अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो मृदा कैसी होती है, अम्लीय मृदा होती है। कैसी होती है, अम्लीय मृदा होती है। यदि पीएच का मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा हो जाता है, अगर 7 से प्लस हो जाता है तो मृदा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति हो जाती है। और पीएच के आधार पर ही अगर बात करें अपन कि जो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है उसका पीएच का मान क्या होता है, अधिक होता है, और पीएच अधिक होता है तो यहाँ पर लवणों की मात्रा जो होगी मृदा के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी। और जैविक जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की कमी पाई जाती है। जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जैविक पदार्थों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और पोषक जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, उनकी भी कमी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी की बात कर रहे हैं अपन, मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर रहे हैं। और इस मरुस्थलीय मिट्टी का जो पीएच होता है वो क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो देखो इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम होती है, लवणता अधिक पाई जाती है, इसमें जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। आगे बात करते हैं, देखो कि अभी समझाया था मैंने आपको कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें पीएच का मान अधिक होता है, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। और जैविक पदार्थ अगर पीएच का मान ज़्यादा पाया जा रहा है, मतलब क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है, तो यहाँ पर बाजरा है, मोठ है, ग्वार आदि खरीफ की फसल उत्पन्न की जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अगर सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर अच्छी कर दी जाए तो रबी की जो फसल होती है उसका भी उत्पादन यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रह जाएगा आप लोगों को कि जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो जो है हमारे लिए किस फसलों के लिए, बाजरा है, मोठ है, ग्वार आदि के लिए, जो खरीफ की जो फसलें होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो फसल होती है वो ऋतुओं के आधार पर भी, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल में हम डिवीजन करते हैं उनका। तो अपन बात करते हैं कि ये जो है खरीफ की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर इनको सिंचाई उपलब्ध करा दी जाए, अगर सिंचित जो क्षेत्र होता है तो वहां पर क्या होगा, जो ये वाली जो मृदा है इसके अंतर्गत क्या है, रबी की फसल भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि जो हमारी
रेतीली जो मृदा है, जो रेतीली जो मृदा है उसको अपन बात कर रहे थे कि इस रेतीली मृदा की क्या क्या विशेषताएं पढ़ी अपन ने, याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले जो बात कर रहे थे अपन, इसमें पीएच का मान जो होता है वो ज्यादा होता है। ये मृदा कैसी होती है, लवणीय होती है या क्षारीय प्रकार की होती है, ये कीवर्ड्स याद रखने आप लोगों को। इसमें पोषक तत्वों की क्या होती है बताइए फटाफट। पोषक तत्व जो होता है इसके अंदर कमी पाई जाती है। उसके बाद जल धारण जो क्षमता होती है ये बताइए फटाफट, जल धारण क्षमता ज्यादा होती है कम होती है इसके अंतर्गत। उसके बाद इसमें खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ की फसल जो है बाजरा है, ज्वार है और मोठ जो है इसके अंतर्गत उगाए जा सकते हैं। किस प्रकार की मृदा में, रेतीली मृदा में। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, 25 जो सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये मृदा देखने को हमें मिलती है, याद रखिएगा आप लोगों को। उसके बाद जो होते हैं ये जो रेतीली जो मृदा है उसको अपन क्या है 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो रेतीली बालू मृदा, रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी और चौथी होती है खारी मिट्टी। तो सबसे पहले अपन बात करें इसको अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रेतीली मृदा को। रेतीली मृदा को अपन क्या कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में बांटा। सबसे पहले अपन बात करें, एक तो होती है खारी मृदा, जो खारी मतलब जो इसमें लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। दूसरी की बात करें अपन, रेतीली बालू मृदा होती है। कौन सी होती है, एक तो रेतीली बालू मृदा होती है। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए आप लोग भी। एक तो खारी मृदा होती है, दूसरी होती है रेतीली बालू मृदा। कमेंट बॉक्स में लिखो। एक होती है लाल रेतीली मिट्टी होती है। कौन सी होती है, एक तो लाल रेतीली मृदा होती है। इसको अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले खारी मृदा, रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा और पीली भूरी रेतीली मिट्टी। एक होती है पीली भूरी रेतीली मृदा। पीली भूरी रेतीली मृदा, याद रखिएगा आप लोगों को कि रेतीली मृदा जो है उसे अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में। एक तो रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली पीली भूरी रेतीली मृदा और खारी मृदा। इस प्रकार अपन इसको कितने भागों में बांटा है, अपन ने 4 भागों में। तो सबसे पहले बात करता हूं खारी मृदा के बारे में। खारी मृदा में नाम से पता लग रहा है आपको कि खारी है। खारी का मतलब है इसमें लवण जो होंगे ना वो क्या पाए जाएंगे, इसमें ज्यादा पाए जाएंगे। लवणों की मात्रा क्या होगी इसके अंतर्गत, ज्यादा पाई जाएगी। और इसमें कृषि कार्य संभव नहीं होगा, केवल इसके अंतर्गत मृदा अवरोधी घास ही इसके अंतर्गत उगाई जा सकती है। उसके बाद आता है रेतीली बालू मृदा। जो रेतीली बालू मृदा की बात करें तो यह गंगानगर है, हमारे जो गंगानगर है, बीकानेर है, चूरू है, इसमें पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, गंगानगर, बीकानेर और चूरू वाला जो क्षेत्र होगा उसके अंदर रेतीली बालू मृदा पाई जाएगी। उसके बाद लाल जो रेतीली मिट्टी की बात करें तो लाल रेतीली मिट्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जल सोखने की जो क्षमता होती है ना वो अन्य जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी अपेक्षा अधिक होती है। और जो डीडवाना है, कुचामन है, जोधपुर है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या पाई जाएगी, ये ज्यादा होगी। इसमें जो होगी जल सोखने की जो क्षमता होती है ना वो इसकी इस मिट्टी की क्षमता ज्यादा होती है, जल सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। और क्षेत्र कौन सा होगा इसका, एक तो जोधपुर होगा, जोधपुर के बाद कुचामन। इस प्रकार जो है जोधपुर, कुचामन, डीडवाना वाला जो क्षेत्र होगा, पाली, जालोर, इस क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, हमारे को देखने को मिलेगी लाल रेतीली मृदा। उसके बाद आती है पीली भूरी जो है। ये पीली भूरी जो मृदा होती है इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे ना तो चूना पाया जाएगा, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, चूना पाया जाएगा। तो ये चूना मिश्रित मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, ये चूना मिश्रित मिट्टी होती है, ये पीली भूरी रेतीली मृदा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों को कि जो खारी मृदा होती है इसमें लवण की मात्रा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। लवण की मात्रा ज्यादा होती है तो यहाँ पर कृषि जो कार्य है वो नहीं होता है, बिल्कुल भी कृषि कार्य नहीं होगा। रेतीली बालू मृदा होती है, इसमें जल के अवशोषण की क्षमता कम होती है,
गंगानगर, बीकानेर, चूरू वाला जो क्षेत्र है उसमें रेतीली बालू मृदा पाई जाएगी। लाल रेतीली मृदा की बात करेंगे तो जल सोखने की जो क्षमता होती है वो अन्य मृदाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। जोधपुर है, कुचामन है, पाली है, जालोर है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये लाल रेतीली मृदा देखने को मिलती है। उसके बाद आती है पीली भूरी रेतीली मृदा जो होती है, इसके अंतर्गत जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे तो यहाँ पर चूने की स्तर पाए जाएंगे और चूना मिश्रित मिट्टी होती है पीली भूरी रेतीली मृदा, इसमें चूने की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, स्टेपी मृदा भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्टेपी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आ गया वो समझ में आप लोगों को रेतीली मृदा। अभी हमने सिर्फ एक मृदा पढ़ी है, रेतीली मृदा। रेतीली मृदा का कहाँ पाई जाएगी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पीएच मान ज्यादा पाई जाएगा, लवणीय क्षारीय होगी, पोषक तत्व की कमी होगी, जल धारण क्षमता कम होगी। खरीफ की जो फसल है बाजरा, ज्वार और मोट इसमें उगाई जाएगी। रेतीली मृदा को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं, खारी मृदा, रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा और पीली भूरी जो रेतीली मिट्टी होती है उसको अपन इस जो 4 भागों में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन पीपीटी से, देखिए आप लोग कि इस मृदा को अपन जो है कितने भागों में बांटे, 4 भागों में बांटा। सबसे पहले रेतीली बालू मृदा। रेतीली बालू मृदा जो देखो हमें पढ़ा बनने गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर इस क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है रेतीली बालू मृदा। लाल रेतीली जो रेतीली बालू मृदा के आगे लगा दो लाल रेतीली मिट्टी, इसमें बताया मैंने जल सोखने की क्षमता क्या होती है, अधिक जो पाई जाती है। पानी अगर मिल जाता है तो ये कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी, लाल रेतीली मिट्टी, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर इस क्षेत्र के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में बताया मैंने कि इसका प्रसार जो नागौर और जो पाली वाला जो क्षेत्र इसमें मिलता है और इसमें 3-4 फीट की गहराई पर जानते हैं तो चूना मिलता है, तो चूना मिश्रित मिट्टी बोलते हैं और स्तर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्टेपी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेपी मिट्टी किसे कहते हैं, पीली भूरी रेतीली जो मिट्टी होती है जिसमें गहराई में अपन जाएंगे तो चूने की स्तर देखने को मिलेंगे और चूना मिश्रित मिट्टी होती है, इसको स्टेपी मिट्टी भी कहा जाता है। खारी मिट्टी बता दी आपको, इसमें लवणों की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी, तो कृषि बिल्कुल भी संभव नहीं होगी। ये सिर्फ जो अवरोधी जो घास से पाई जाती हैं उनको उगाने के लिए काम आती है। जैसे ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा वगैरह जो क्षेत्र है हमारा, नागौर वगैरह, इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की मिट्टी जो हमें वहाँ के गर्त होते हैं उसके अंदर देखने को हमें मिलती है। तो हमने सबसे पहले कौन सी मिट्टी पढ़ी है, मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी हमने, वो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है उसको अपन 4 भागों में डिवाइड करा। अब दूसरी जो मिट्टी पढ़ रहे हैं अपन वो पढ़ रहे हैं भूरी रेतीली मिट्टी। अब दूसरा जो टाइप्स आ रहा है मिट्टी का वो कौन सा टाइप्स आ रहा है, ये तो रेतीली मिट्टी हो गई नंबर 1। अब दूसरी जो पढ़ रहे हैं अपन पढ़ेंगे भूरी रेतीली मिट्टी। नंबर दूसरी कौन सी है, भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में जब बात करेंगे हम तो इसमें क्या होता है, देखो कि रेत के जो छोटे छोटे जो टीले होते हैं ना उसके में ये मिट्टी पाई जाती है और ये दूसर मरुस्थलीय या सिरोज मिट्टी भी इसे कहा जाता है। दूसरा नाम याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिरोज्म मिट्टी भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिरोज्म मृदा भी इसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है परीक्षाओं में, सिरोज्म मिट्टी किसे कहते हैं, भूरी रेतीली जो मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, सिरोज्म मिट्टी कहते हैं। रेत के छोटे छोटे जो टीले वाले भागों में पाए जाने के कारण इसी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेंटेंट, दूसर मरुस्थलीय सिरोज मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। कैसा रंग होता है इसका, नाम से पता लग रहा है, रंग कैसा होता है इसका, भूरा रंग होता है। और जो पश्चिमी जो हमारा राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें अपन बाड़मेर में, जालोर में, बालोतरा के अंतर्गत पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इसके अंतर्गत फास्फेट जो होता है ना, फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। जो फास्फेट जो होता है उसकी अधिकता देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना कि जो फास्फेट की इसमें क्या मिलती है अपन को, अधिकता मिलती है। और पानी अगर इसको मिल जाता है, इस मृदा को अगर पानी अगर उपलब्ध हो जाता है, अगर पानी की उपस्थिति हो जाती है, अगर सिंचाई की जाती है तो ये क्या है, इसमें कृषि कार्य संभव हो सकता है। इसमें कृषि कार्य क्या हो जाता है, संभव हो सकता है। अगर इसमें पानी उपलब्ध हो जाए तो यहाँ पर क्या है, सिंचाई अगर अच्छी हो तो यहाँ पर कृषि कार्य इसमें किया जा सकता है। जैसे बाजरा है, मोट है और मूंग है, इस प्रकार की इसके अंदर कृषि की जा सकती है। याद रह जाएगा आप लोगों को कि भूरी रेतीली जो मिट्टी होती है उसको सिरोज मिट्टी कहा जाता है। रंग भूरा होता है और कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे बाड़मेर है,
बालोतरा है। इस प्रकार का जो हमारा पश्चिमी जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है हमारा राजस्थान, जालोर है, इसमें इस प्रकार की मिट्टी अपन को देखने को मिलती है। पाली है, नागौर है, पाली, नागौर, जोधपुर, इन क्षेत्रों के अंतर्गत हमें ये मृदा देखने को मिलती है। इसमें फसल कौन कौन सी होगी? एक तो बाजरा, मूंग, मोठ, इस प्रकार की जो फसल इसके अंतर्गत उगाई जाती है। तो देखते हैं अपन दूसरी मृदा कौन सी है। भूरी रेतीली मिट्टी, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। भूरी रेतीली मिट्टी देखो, रेत के छोटे छोटे जो टीले वाले जो भाग होते हैं ना, छोटे छोटे टीले होते हैं, उसके अंतर्गत पाई जाती मिट्टी। इसे ग्रेपेटेड, दूसरा मरुस्थलीय या सिरोज मिट्टी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, जो भूरी रेतीली मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? सिरोज मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग बता भूरा होता है। रेगिस्तान जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है उसमें बाड़मेर है, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, डीडवाना, कुचामन सिटी, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये देखने को हमें मिलती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फास्फेट तत्व की अधिकता पाई जाती है और पानी उपलब्ध होने के बाद इसमें फसल कर सकते हैं, कृषि कार्य किया जा सकता है। ज्वार है, बाजरा है, मूंग, मोठ, बारानी कृषि जो होती है वो इसमें की जा सकती है। याद आ जाएगा आप लोगों को। तो हमने पहले मिट्टी पढ़ी मरुस्थलीय मिट्टी, दूसरी मिट्टी पढ़ी अपन ने भूरी रेतीली मिट्टी। अब अपन पढ़ेंगे तीसरी जो मिट्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी जो मिट्टी है वो तीसरी मिट्टी कौन सी है? मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मृदा, तो ये याद रखना, जो मध्यम काली जो मृदा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात है देखना कि जो हमारा जो हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का जो पठार है, जो बेसाल्ट या लावा निर्मित, जो लावे से मिट्टी बनी है, इस कारण इसका रंग कैसा होता है? काला रंग होता है इसका। याद रखना, बेसाल्टिक जो होती है इस वजह से इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए? कपास की फसल के लिए उपयोगी है ये। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं या याद रखने वाली बातें कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और अधिकता किसकी होगी? पोटाश, सॉरी पोटाश और कैल्शियम जो होता है इसकी क्या पाई जाती है? अधिकता इस मिट्टी के अंतर्गत पाई जाती है। और हाड़ौती का जो पठार, जो बेसाल्ट लावा निर्मित जो चट्टानी होती है वो धीरे धीरे किस प्रकार जो शरण होता है उनका और मध्यम काली मृदा का निर्माण होता है। इसे रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रेगुड़ मृदा भी इसको ही कहा जाता है। याद आएगा आप लोगों को। और मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि ये जो मिट्टी है ना, पानी मिलने पर, पानी मिलता है इस मिट्टी को तो ये क्या हो जाती है? फूल जाती है। पानी मिलते ही इसके फूल जाएगी और फिर धीरे 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 जब क्या होगा, इसकी जो आर्द्रता है वो धीरे धीरे, इसकी नमी कम होने के बाद क्या होती है? इस मिट्टी पर ऐसी चराड़े दिखने लग जाती है। जैसे जो ये खेत है तो उसमें ऐसे ऐसे इस प्रकार की ये चराड़े जो है, जैसा लगता है जैसे इसमें चराड़ चल रही हो। और स्वतः ज्योतित कहलाती है। क्या कहलाती है ये? स्वतः ज्योतित मृदा कहलाती है। इसके अंतर्गत जो दरारें अपन को नजर आने लग जाती है, जब मिट्टी सूख जाती है तो इसके अंतर्गत जो है हमें दरारें दिखने को मिलती है। इसको बोलते हैं स्वतः ज्योतित मृदा कहते हैं। जैसे दीवार में चराड़ चल जाती है या दरार चल जाती है, वैसे मिट्टी में दरारें दिखती हैं हमें इसे सूखने के बाद, तो इस वजह से को बोलते हैं स्वतः ज्योतित मृदा भी कहा जाता है। याद आ जाएगा आप लोगों को। तो अपन बात करते हैं, अगली बात करते हैं किसके बारे में? मध्यम काली मृदा के बारे में बात करते हैं। तो मध्यम काली जो मृदा है, देखिए आप लोग इसके बारे में पीपीटी से फटाफट कर लेते हैं अपन इसको कवर, कि काली मृदा या मध्यम काली मृदा भी कहते हैं इसको, रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अभी बताया मैंने आपको, फास्फेट की इनकी कमी पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो है किसकी अधिकता पाई जाती है? पोटाश की और कैल्शियम की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। नाइट्रोजन है और फास्फेट है और जैविक पदार्थों की तो क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है।
और पोटाश की और कैल्शियम की क्या पाई जाएगी, अधिकता पाई जाएगी। मुख्यतः इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी, कपास की फसल के लिए, चावल की फसल के लिए, गन्ना की फसल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों फसलें, कपास, चावल, गन्ना है, धनिया है, सोयाबीन और दालों के लिए क्या है, उपयोगी मृदा है। उसके बाद देखो इसमें, इस मृदा में कछारी मृदा भी निश्चित रूप से पाई जाती है, जो नदियों की घाटियों में मिलती है। मिट्टी कपास की कृषि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी गीली होने पर भी, समझा है मैंने आपको, फूल जाती है। गीली होने पर क्या हो जाती है, फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और सूखेगी तो सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने पर शुष्क ऋतु में क्या होगा, गर्मी में इसमें चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है। बिल्कुल जैसे दीवार पर दरारें पड़ती है वैसे दरार दिखती है खेतों में, उसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह चीका प्रदान दोमट मिट्टी होती है, इसके कारण इसके कण बारीक होते हैं और नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। यह उपजाऊ मिट्टी होती है और किससे मिलकर बनती है, ज्वालामुखी से निर्मित जो बेसाल्ट जो चट्टानें होती है उनसे मिलकर ये बनती है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100% परीक्षा में, याद रखना आप लोग कि जो है जो मध्यम काली जो मृदा है वो किस प्रकार की चट्टान से मिलकर से बनती है, जो ज्वालामुखी से निर्मित जो बेसाल्ट चट्टान होती है उनसे ही इनका निर्माण होता है। और जो रेतीली मृदा थी, जो मरुस्थलीय मृदा थी, उसका ग्रेनाइट जो चट्टानें होती है उनका धीरे धीरे क्षरण होता है, तो उससे उसका निर्माण होता है। और इस काली जो मिट्टी है उसका बेसाल्टिक चट्टानों से इनका निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी से बनी होती है। अपन बात करें इसकी क्षेत्र की बात करें तो जो राजस्थान का जो हाड़ौती का जो पठार है, दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, विशेषकर अपन बात करते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है। याद रह जाएगा आप लोगों को। उसके देखना इसका प्रसार के बारे में बात करें, इसका प्रसार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में विशेषकर हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंतर्गत ये मृदा पाई जाती है। उसके बाद अगली मृदा आती है नंबर 4 पे, लाल काली मिट्टी, मतलब लाल के साथ जो है वो काली मिट्टी अगर मिश्रित हो जाए तो अगला टाइप्स कौन सा आ जाएगा, लाल काली मिट्टी होती है। इसका निर्माण जो है हमारा जो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसके अंतर्गत की जो काली मिट्टी है और अरावली जो है हमारी उसकी जो लाल मिट्टी है, उन दोनों का मिश्रण हो जाता है तो लाल काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो मालवा का जो पठार है उसकी तो काली मिट्टी है, ये भी लावा पठार है, बेसाल्टिक चट्टानें हैं इसमें भी। और दक्षिणी अरावली की जो हमारी लाल मिट्टी है अरावली की, वो दोनों मिल जाएगी तो लाल काली मिट्टी का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत जो है चूना है, नाइट्रोजन है और कैल्शियम कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन पोटाश जो होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है। याद रखना आप लोग, विशेषकर अगर कई सत्य असत्य क्वेश्चन आएगा ना तो उसके अंदर एक बात तो हमें हमेशा याद रखनी है कि राजस्थान की मिट्टियों में नाइट्रोजन की तो कमी पाई जाती है, जीवांश जो पदार्थ होते हैं ह्यूमरस पदार्थ की कमी पाई जाती है, और पोटाश वगैरह की इनकी क्या पाई जाती है, अधिकता हमें देखने को मिलती है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो पोटाश जो होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, कौन सी मिट्टी में, लाल और काली मिट्टी के अंतर्गत। याद रखिएगा आप लोगों को कि लाल काली जो मिट्टी होती है वो याद रखना आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मालवा का जो पठार है उसकी तो काली मिट्टी है और दक्षिणी अरावली जो है उसकी लाल मिट्टी जो है, दोनों मिलकर लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगर बात करें अपन इस मिट्टी में चीका की मात्रा पाई जाती है तो ये कपास है, मक्का है और गन्ने की जो फसल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फसल होगी इसमें, देखो एक तो कपास की फसल इंपॉर्टेंट है होगी इसके अंतर्गत, इसमें मक्का भी होगी क्योंकि लाल मृदा है इसके अंतर्गत। उसके बाद गन्ना जो है वो इसके अंतर्गत अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। और इसका प्रसार की बात करें अपन तो प्रसार कहाँ कहाँ को देखने को मिलेगा अपन को, एक तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत देखने को मिलेगा, हमारा भीलवाड़ा के अंतर्गत देखने को मिलेगा इस प्रकार की मिट्टी हमें, क्योंकि ये जो है पूर्वी जो हमारा हाड़ौती का पठार है उसका जो विस्तार है उस क्षेत्र को देखने को मिलता है। उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, राजसमंद है, राजसमंद भी इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी राजसमंद में। उसके बाद सलुम्बर में भी इस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी है, लाल और काली मिट्टी। आ चुका होगा, आ गया होगा समझ में आप लोगों को कि लाल और काली मिट्टी जो है हमारी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो किसके लिए, कपास के लिए, मक्का, गन्ना के लिए अधिक उपयोगी रहेगी। उसके बाद अगला जो टाइप्स आने वाला है नंबर 5 जो हमारा है वो है लाल लोमी मिट्टी। इंपॉर्टेंट है लाल लोमी मिट्टी, याद रखना आप लोग। काली वाली पढ़ ली अपन ने, अब पढ़ रहे हैं लाल लोमी मिट्टी। तो लाल लोमी मिट्टी जो होती है उसको स्फटिकीय, रेवेदार या कायंतित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो निर्माण है वो रवेदार या कायंतित चट्टानों से हुआ है। इसमें देखो चूना है, पोटास है, लो ऑक्साइड,
ह्यूमरस और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन लोहा अंश की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इस वजह से ये मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। इसमें लोहा जो होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से ये क्या होती है, हमें लाल दिखाई देती है। और उपजाऊपन की दृष्टि से अगर बात करें अपन तो ये सामान्य प्रकार की होती है। ये एक स्थानीय मिट्टी होती है, इसके कण कैसे होते हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं और लंबे समय तक ये आर्द्रता बनाए रखती है। कम वर्षा में भी इसमें अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मक्का है, चावल है, गन्ने की फसल अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान का जो हमारा दक्षिण भाग है, जिसमें डूंगरपुर की बात करूं मैं, उदयपुर की बात करूं, दक्षिण राजसमंद की बात करूं, सुलमपुर की बात करूं, बांसवाड़ा वाला जो हमारा दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। लाल लोमी मिट्टी होती है। ये कायांतित चट्टानें जो होती है, रवेदार चट्टानें होती हैं, उनसे इसका निर्माण होता है। इसके अंतर्गत ह्यूमरस की मात्रा नहीं पाई जाती है, फास्फोरस है, चूना है, पोटाश की कमी पाई जाती है, लेकिन आयरन की क्या पाई जाती है, इसके अंदर अधिकता होती है। इस वजह से लाल रंग की हमें दिखाई देती है। कण कैसे होते हैं, बारीक होते हैं। और अगर इसको कम वर्षा होने के बावजूद भी इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है। इसके अंदर आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता हमें देखने को मिलती है। तो गन्ने की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मक्का चावल के लिए भी अच्छी मिट्टी है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद देखो राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। उसके बाद अगली एक हमने पढ़ा लाल काली, लाल लोमी। अब पढ़ रहे हैं अपन लाल पीली मिट्टी। अगले जो नंबर 6 टाइप आ रहे वाला है वो लाल पीली मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। लाल पीली जो मिट्टी होती है, चीका और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। याद रखने वाली बात है, जो कार्बोनेट जो होता है उसकी इसमें कमी पाई जाती है, किंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। और लाल और पीला रंग जो होता है, यादें लोह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इस मृदा में जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक पदार्थों की कमी और लोह ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये राजस्थान की मिट्टी की तो विशेषता आपको पता लगी कि होगी, नाइट्रोजन की कमी मिलेगी, जीवांश पदार्थों की हमें कमी मिलेगी। लेकिन लाल पीली मिट्टी है तो आयरन की मात्रा इसमें हमें अधिक देखने को मिलेगी। इसका निर्माण जो होता है ग्रेनाइट है, शिस्ट है, नीस चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसमें मूंगफली और कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और सवाई माधोपुर का पश्चिम भाग, भीलवाड़ा का पश्चिम भाग, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर में इस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी है ये, लाल पीली मिट्टी कहते हैं। ये चीका और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है। उसके बाद अगली मिट्टी आती है कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो नदियाँ जो है हमारे पूर्वी मैदान का जो नदियों ने निर्माण किया है, उन नदियों में कौन सी मृदा पाई जाती है, याद रखना आप लोग, कौन सी मृदा मिलेगी देखने को हमें, कछारी या जलोढ़ या दोमट मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसकी जो घाटियां होती हैं और नदियां जो विस्तृत रूप से जिन मैदानों का निर्माण करती हैं, उस क्षेत्र में हमें कछारी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। इसमें भी बात करेंगे तो चूना है, ह्यूमरस की मात्रा हमें कम मिलेगी, नाइट्रोजन भी कम मिलेगा। लेकिन ये अगर बात करें अपन, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से क्या होती है, ये अधिक होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व जो होते हैं नदियों के द्वारा बहाकर डिपॉजिट किए जाते हैं। तो कृषि के लिए सबसे अच्छी फसल जो ऐसी मिट्टी मानी गई है वो कौन सी मिट्टी होती है, कछारी या जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है। याद रखना आप लोग, ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। और इसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना, ह्यूमरस की क्या पाई जाती है, कमी होती है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। कहीं लाल होता है तो कहीं भूरा रंग होता है। और उत्पादकता की अगर दृष्टि से बात करें, प्रोडक्टिविटी की, तो सबसे अच्छी मृदा कौन सी, कछारी जलोढ़ दोमट मृदा ही होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास, लोहा अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखना आप लोग ये वाली बात, इसके अंदर जो है फास्फोरस, पोटास, लोहा अंश जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैसे अपन बात करें जयपुर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बरौर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डिगवाला जो क्षेत्र है हमारा, इसके अंदर इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इसके अंदर गेहूं है, सरसों है, कपास है, तंबाकू के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद अगर इसी बात करें, इसी में तो अगर इसका रंग क्या होता है, भूरा रंग हो जाता है, इसको बोलेंगे भूरी कछारी मृदा कहेंगे। ये अलवर, भरतपुर जिलों में, हनुमानगढ़ वगैरह में देखने को मिलती है। और घग्गर नदी का जो क्षेत्र होता है उसमें में ये मृदा देखने को मिलती है। इसे कौन सी मृदा कहेंगे, अपन भूरी कछारी मृदा कहते हैं। और ये भी कृषि की दृष्टि से क्या होती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद जल के द्वारा जो मिट्टी डिपॉजिट की जाएगी बहाकर, वो सो जलोढ़ कहेंगे। और वायु के द्वारा जो बहाकर लाई जाएगी उसको वातोड़ कहा जाता है। याद रहिएगा आप लोगों को कि जलोढ़ और वातोड़ का मतलब क्या होता है कि जल के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है और डिपॉजिट की जाती है उसको जलोढ़ कहेंगे।
और वायु के द्वारा जमा की गई उसको वातोड़ कहा गया है। उसके बाद अगर बात करें अपन कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व की जो मिट्टियां हैं उनके विविध गुणों और रासायनिक संरचना के आधार पर 11 प्रकार में विभाजित किया है विश्व की मिट्टियों को। तो राजस्थान की जो मिट्टी है उसे कितने भागों में बटा है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की जो मिट्टी है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, कि अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है, वो याद करिएगा आप लोग। आपने पढ़ा होगा एंटीसोल्स, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वह वैज्ञानिक जो वर्गीकरण था वो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसमें पूरे विश्व की मृदा को 11 भागों में रासायनिक संरचना के आधार पर 11 भागों में बांटा गया था। तो राजस्थान की जो मृदा है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में। कौन कौन से हैं, एक तो एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स, याद रखना आप लोग, एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है हमारा, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला जो भाग है उसमें एरिडोसोल्स एंटीसोल्स मृदा पाई जाएगी, और दक्षिण वाले भाग के अंदर इंसेप्टिसोल्स पाई जाएगी। और जो हमारा जो पूर्वी भाग है उसमें एल्फिसोल, और दक्षिणी जो पूर्वी भाग है उसमें वर्टिसोल मृदा हमें देखने को मिलेगी। याद रखना आप लोग, कितने भाग बताया मैंने, 5 भागों में इसको डिवीजन किया है। एक तो एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। तो वर्टिसोल जो मृदा है वो हमारे हाड़ौती के पठार में हमें देखने को मिलती है। एल्फिसोल हमें दक्षिणी जो हमारा पूर्वी जो भाग है उसमें देखने को मिलेगी, जैसे अपन बात करें सवाई माधोपुर है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र है। एरिडोसोल्स जो है हमें शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है उसमें एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स देखने को मिलेगी। इंसेप्टिसोल्स जो हमारा दक्षिण राजस्थान वाला भाग है उसमें हमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं, देखते हैं अपन पीपीटी से, मैपिंग की सहायता से देखते हैं। देखिए आप लोग इस मैप की सहायता से कि 5 भागों में ये मृदा देखने को मिलती है। तो देखिए सबसे नंबर 1 भाग तो होता है एंटीसोल्स, दूसरा होता है एरिडोसोल्स, तीसरा होता है इंसेप्टिसोल्स, चौथा होता है एल्फिसोल्स, और एल्फिसोल्स का जो क्षेत्र है वो ये वाला भी क्षेत्र है, और 5वां जो होता है वर्टिसोल। याद रखना आप लोग, मैपिंग में देख रहे होंगे आप लोग, जो हमारा शुष्क अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र और कुछ अरावली वाला जो क्षेत्र आ रहा है उसमें भी ये मिट्टी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है तो वो हमारे राजस्थान में एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स ही हमें देखने को मिलती है। इंसेप्टिसोल हमारे दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलती है। हाड़ौती का जो हमारा जो पठार है उसमें वर्टिसोल जो मध्यम काली मिट्टी होती है वो देखने को मिलती है। और ये जो पूर्वी वाला जो भाग है हमारा, इसके अंतर्गत एल्फिसोल मृदा हमें देखने को मिलती है। तो कितनी मृदा जो है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड की जो मिट्टी है सॉइल उसको 11 भागों में डिवाइड किया था, और राजस्थान की मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा मेरा मानना है कि राजस्थान की मृदा जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था वैज्ञानिक वर्गीकरण की जो अमेरिका का था, उसमें एंटीसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल के अंतर्गत हमें डिवाइड किया गया था। याद रह जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीसोल की। एंटीसोल जो होता है, याद रखिएगा, हमने पढ़ा था एंटीसोल्स के बारे में। तो एंटीसोल्स जो था वो कौन सी मृदा थी, पीली भूरी मिट्टी थी। कौन सी मिट्टी है ये, पीली जो भूरी मिट्टी होती है, पीली भूरी मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, एंटीसोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटीसोल्स कहा जाता है। और इसके जो ये मृदा होती है इसके दो मृदा उपकरण है। एक मृदा उपकरण है टोरिसोमेंट्स, क्या नाम है, एक इसका मृदा का कण का उपकरण का नाम है टोरिसोमेंट्स। याद रखना, इसके मृदा के उपकरण हैं, मृदा के उपकरण जो इसके छोटे छोटे दूसरे कण से मिलकर बनती है, इसके उपकरण बताए गए हैं 2 वैज्ञानिकों ने। एक तो होता है टोरिसोमेंट्स और एक होता है डस्ट फ्लूवेंट्स। दूसरा कौन सा होता है, डस्ट फ्लूवेंट्स। आपसे क्वेश्चन यहां से ही बनेगा, ध्यान रखना आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटीसोल्स जो मृदा होती है उसके मृदा के उपकरण कौन से होते हैं। तो टोरिसोमेंट्स होता है और एक डस्ट फ्लूवेंट्स होता है। याद रहिएगा आप लोगों को, टोरिसोमेंट्स और डस्ट फ्लूवेंट्स जो हैं वो किस मृदा के कण हैं, तो आप बताओगे एंटीसोल्स के। किसके बताओगे, एंटीसोल्स के। मैप में दिख रहा है आपको, ये किधर पाई जाएगी, पश्चिम राजस्थान में पाई जाएगी। याद रह जाएगा आप लोगों को। उसके बाद बात करें, दूसरा आता है एरिडोसोल्स। तो एरिडोसोल्स जो होता है इसे शुष्क मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शुष्क मृदा के नाम से या शुष्क मिट्टी इसे कहा जाता है। और इसका जो उपकरण होता है, इसका जो उपकरण होता है उसको बोलते हैं ऑर्थिड। क्या बोलते हैं इसको, उपकरण को ऑर्थिड कहा जाता है। इस मृदा का उपकरण जो होता है
उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थिड कहा जाता है। याद रह जाएगा आप लोगों को। वापस रिमेम्बर कर रहा हूं मैं कि टोरिसोमेंट्स और डस्ट फ्लूवेंट्स जो हैं वो एंटीजोसोल्स जो हमारे पश्चिमी रेगिस्तान में मृदा पाई जाती हैं उसके मृदा के उपकण है टोरिसोमेंट्स और डस्ट फ्लूवेंट्स होते हैं। और ऑर्थिड जो हैं उपकण जो हैं वो एरिडोसोल्स के होते हैं। और एरिडोसोल्स देख रहे होंगे आप लोग, नागौर वाला जो क्षेत्र है हमारा, डीडवाना कुचामन है, जोधपुर है, पाली जालोर वाला जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत ये वाली मृदा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करें अपन, ये तीसरी जो मृदा आ रही है हमारी वो आ रही है इंसेप्टिसोल्स। देख लो आप लोग, इंसेप्टिसोल हमारे दक्षिण राजस्थान में पाई जा रही है। जैसे हमारा बात करें राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ये दक्षिण राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मृदा का जो उपकण है वह है उस्ट्रोकैप्टस। क्या नाम है? उस्ट्रोकैप्टस। ये थोड़ा क्रिटिकल शब्द है, याद रखना। मृदा के उपकण आपसे पूछा जाएगा कि इंसेप्टिसोल्स मृदा का उपकरण क्या है, उपकरण का नाम बताओ, तो बताओगे आप उस्ट्रोकैप्टस। क्या बोलोगे इसको? उस्ट्रोकैप्टस जो है, उस्ट्रोकैप्टस जो है वो इंसेप्टिसोल का क्या है? मृदा का उपकरण है। याद रह जाएगा आप लोगों को। वापस रिमेम्बर करो आप लोग कि टोरिसोमेंट्स और डस्ट फ्लूवेंट्स किसका उपकरण है? एंटीसोल्स का। किसका है? एंटीसोल्स का। एरिडोसोल्स का है ऑर्थिड। इंसेप्टिसोल का क्या है? इंसेप्टिसोल का है उस्ट्रोकैप्टस जो है किसका है? बताइए फटाफट, किसका है? इंसेप्टिसोल का। उसके बाद जो वर्टिसोल है, वर्टिसोल जो है हमारे हाड़ौती की जो पठार की जो मध्यम काली जो मृदा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्टिसोल कहते हैं। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है ये कि जो वर्टिसोल है वो किधर, कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? जो काली मिट्टी होती है, जो हमारे हाड़ौती की पठार की जो मिट्टी होती है, कोटा, बूंदी, बाराजाल अवार्ड के अंतर्गत साया, मधुपुर, चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र है उसमें देखने को मिलती है। वो कौन सी मिट्टी होती है? वर्टिसोल्स होती है। और क्रोमिस्टर्स, इसके कण कौन से हैं देखना? एक तो क्रोमिस्टर्स, दो प्रकार के इसके कण होते हैं, एक तो क्रोमिस्टर्स होता है और दूसरा होता है पेल्यूस्टर्स। दूसरा कौन सा होता है? पेल्यूस्टर्स। ये इसके दो मृदा के उपकरण होते हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को। ये उपकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। क्या आपसे पूछा जाएगा? क्रोमिस्टर्स और पेल्यूस्टर्स जो हैं किसके हैं? वर्टिसोल मृदा के क्या हैं? उपकरण हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी मृदा बची है अभी? एल्फिसोल बची है। एल्फिसोल जो मृदा है दिख रही है आप लोगों को। एल्फिसोल किधर पाई जाती है? जैसे ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और हैप्लूस्टाल्फस, हैप्लूस्टाल्फस जो होता है इस मृदा का क्या है? उपकरण होता है। हैप्लूस्टाल्फस जो होता है वो इस मृदा का उपकरण होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा इस मृदा के कौन से उपकरण होते हैं? तो एरिडोसोल्स के तो टोरिसोमेंट्स होता है, डस्ट फ्लूवेंट्स होता है। और एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स के तो टोरिसोमेंट्स, डस्ट फ्लूवेंट्स। और एरिडोसोल्स का मृदा का ऑर्थिड होता है। एल्फिसोल का हैप्लूस्टाल्फस होता है। और वर्टिसोल का क्रोमिस्टर्स और पेल्यूस्टर्स होता है। और इंसेप्टिसोल का उस्ट्रोकैप्टस जो होता है वो इसका उपकरण हमें देखने को मिलता है। तो पीपीटी से देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को ये। अब देखो राजस्थान की मिट्टी के बाद वही एंटीसोल, एरिडोसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन जो है देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले बात करते हैं एंटीसोल्स, जिसे पीली भूरी मिट्टी कहा जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। याद रखना एंटीसोल्स राजस्थान के पश्चिमी भाग जो होता है उसमें हमें ये मिट्टी पाई जाती है। इसके दो मृदा के कण बताए मैंने आपको, एक तो टोरिसोमेंट्स होता है और डस्ट फ्लूवेंट्स होता है। याद रखना आप लोग, याद रहिएगा आप लोगों को कि टोरिसोमेंट्स और डस्ट फ्लूवेंट्स किसके कण होते हैं? एंटीसोल्स के होते हैं। दूसरा होता है एरिडोसोल, जिसे शुष्क मिट्टी कहते हैं। वो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? एरिडोसोल्स। एरिड बोलते हैं शुष्क मिट्टी को। उसके बाद आता है इसका मृदा का कण क्या होता है? ऑर्थिड होता है। याद रखना आप लोग, मृदा के उपकरण याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ऑर्थिड मृदा का उपकरण है एरिडोसोल्स का। उसके बाद आता है एल्फिसोल्स। एल्फिसोल किसे कहेंगे? जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर डिपोजिट कर लाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे हम एल्फिसोल कहते हैं। मटियार मिट्टी भी अधिकता होती है, इसमें क्या होता है? उपजाऊपन अधिक दिखता है, मिलता है। आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। जयपुर, दौसा वगैरह, तिजारा क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। समझाई दी आप लोगों को।
उसके बाद इसका मृदा का उपकण याद रखना है आपको, हैप्लूस्टाल्फस। हैप्लूस्टाल्फस जो होता है वो किस मृदा का उपकण होता है? एल्फी सोल का। याद रह जाएगा आप लोगों को। ऑर्थिड किसका था? किसका था? एरिडोसोल्स का। डस्ट फ्लोएंट्स और टोरिसोमेंट्स किसका था? एंटीसोल्स का। इसके बाद देखना आप लोग, अगली मृदा आती है हमारी इंसेप्टिसोल। इंसेप्टी जो सोल्स होती है उसे अपन आर्द्र मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्द्र मिट्टी कहते हैं। इंसेप्टिसोल जो होता है, आर्द्र जलवायु जो हमारा दक्षिण राजस्थान वाला भाग है, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर वगैरह, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। और इसका मृदा का उपकरण क्या है? उस्ट्रोकैप्टस है। याद रखना, इसका उपकरण क्या है? उस्ट्रोकैप्टस है। याद रह जाएगा आप लोगों को, इसका उपकरण कौन सा है? उस्ट्रोकैप्टस है। उसके बाद वर्टिसोल, इसको काली मिट्टी कहते हैं। ये आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें आपको पता है हाड़ौती के पठार की मिट्टी भी कौन सी मिट्टी है? वर्टिसोल मिट्टी है। बारां है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अधिक देखने को मिलती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में देखने को मिलती है। और पेल्यूस्टर्स और क्रोमिस्टर्स जो हैं इस मृदा के उपकरण माने गए हैं। याद रखना आप लोग कि पेल्यूस्टर्स और क्रोमिस्टर्स किसके हैं? वर्टिसोल्स मृदा के उपकरण देखने को हमें मिलते हैं। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में अगर कोई कथन आज से पूछा जाता है तो अपन याद रखना कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जाते हैं तो उर्वरक क्षमता, उपजाऊ जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो मैदान आएंगे जो नदियों के द्वारा बनाए जाएंगे, तो उनकी उपजाऊपन क्या होगी? मिट्टी की अधिक देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन इसे जस्ट उल्टा पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर उत्पादकता में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। राजस्थान की मिट्टियों में याद रखना नाइट्रोजन की और फास्फोरस की क्या होती है? कमी पाई जाती है, याद रखना। और पोटाश और कैल्शियम की क्या पाई जाती है? अधिकता देखने को मिलती है हमें राजस्थान की मिट्टियों के अंतर्गत। तो इसके आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। और जो दिग्गज एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो प्ले स्टोर से आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आगे की जो क्लासें हैं वो आपको उस ऐप के अंतर्गत मिलेगी। आप इंस्टॉल कीजिए उसे। और इसी तरह जो नए जो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो उसकी सारी जो क्लासें हैं आपको दिग्गज एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म जो है, एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको बिल्कुल सुचारू रूप से मिलेगी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। और बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पर आपका जो रीड का जो कोर्स है, फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है, सब इंस्पेक्टर का कोर्स है, वो सब आप लोगों को वहाँ कराया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।